प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये C++ का मॉड्यूल नंबर 1 है। ये C++ मतलब सी लैंग्वेज का जो हम लोग ने बनाए थे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, वैसे ये C++ का मॉड्यूल 1 है। ये मिलेगा आप लोग को FY BSc के सेम 2 में, सेमेस्टर 2 में, और BCA BSc IT BTech और ये सारी जगह पे भी तुम लोग को ये मिलेगा C++। तो C++ का मॉड्यूल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। टोटल यहाँ पर भी तुमको 3 से 4 चैप्टर मिलेंगे, एक एक मॉड्यूल के हिसाब से तुमको मैं हर एक चैप्टर को समझाते रहूंगा। तो पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेरा वीडियो सी लैंग्वेज का नहीं देखा था मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, जाके देखो, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों को लिंक से मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देख लेना। सी लैंग्वेज देख के होगा तो C++ देख लेना। मुझे काफी अच्छे कमेंट्स आए थे कि सर C++ बनाओ, C++ बनाओ करके। तो सी में मेरा फायदा हो गया, सी में मैंने बनाया, आप बच्चे लोग को भी फायदा दिया, मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ, मेरे को भी और इंप्रूवमेंट आया, हिम्मत है कि मैं और आगे वीडियोस बनाऊं। तो जो मैंने सी लैंग्वेज बनाया था ना मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, उसके अंदर सारे काफी बच्चों ने उसका फायदा उठाया। अच्छे खासे मुझे व्यूज मिले उसके ऊपर। रीजन ये था क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत अच्छा था, नया कंटेंट लगा उन लोगों को, पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा। इसके लिए मैंने लाया, आप लोग के बोलने के लिए मैंने लिया C++ का मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2। तो BSc IT NEP मॉडल के हिसाब से मैं यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज बता दूंगा। मैं अभी लास्ट जब मैं सी लैंग्वेज पढ़ाया था तो वो चैप्टर नंबर 1 एकदम आखिरी में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जिसको बेसिक थोड़ा बहुत मालूम है, इफ एल्स क्या होता है, स्विच केस क्या होता है, इफ क्या होता है, फिर इसके बाद फॉर लूप क्या होता है, ये सारे लोग के लिए बहुत आसान लगेगा। लेकिन पहला चैप्टर क्या थियरी है, तो थियरी देखो वहीं गड़बड़ी हो जाएगी तुम लोग को। सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर से जब कोडिंग में करना स्टार्ट करूंगा, साथ में नोट्स दूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो और आसान हो जाएगा। अब स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 1 से C++ का। तो देखो चैप्टर नंबर 1 क्या बोल रहा है, पहले तो मॉड्यूल 1, ठीक है, क्या सब्जेक्ट का नाम है, C++ है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो ये चैप्टर 1 इसका क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कोई चीज की बात कर रहा है जहां पर इसका स्टेट और बिहेवियर है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज हमको दिख रही है, हम उसको टच कर रहे हैं, हम उसको फील कर रहे हैं, उसका कुछ कलर होगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे अभी पूरा बात करने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर्स और यूनियन पे रुक गया था पूरा सेमेस्टर। तो आओ चलो सबसे पहले लेसन की शुरुआत करते हैं मजे के साथ। सबसे पहले लेसन में क्या बात करा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी में इंट्रोडक्शन। भाई किसका इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन आएगा तुम्हारे को, प्रोसीजर लैंग्वेज का आ जाएगा, थोड़ा बहुत उप्स कंसेप्ट का आ जाएगा। उप्स कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे लेसन में घुस के समझते रहेंगे थियरी के साथ। मैं तुम लोग इसमें पूरा जकड़ के थियरी देने वाला हूँ। पहला जो तुम्हारे ये प्रैक्टिस करने वाला तुम लोग का जो लेसन है, यहाँ पे तुम लोग प्रैक्टिस क्या करोगे मालूम, सिर्फ थियरी लिखना प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम लोग आगे चल के पूरा कोड वगैरह समझाएंगे। पहले क्या दूंगा मैं, इंट्रोडक्शन दूंगा, एडवांटेज दूंगा, डिसएडवांटेज, शॉर्ट में लिखा एडवांटेज डिसएडवांटेज किसका, लेकिन तो इसका आंसर है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का। अभी देखो उप्स अलग है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज अलग है, समझ में आया। POL इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, उप्स को इसको OOPS उप्स बोलते हैं। तो PL लैंग्वेज अलग है, POL है ना, POL ये कुछ हद तक लिमिटेड थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई, समझ में आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई, उसके बाद POL कुछ हद तक लिमिटेड थी। तो POL में क्या फायदे क्या नुकसान हुए करके हम लोग को उप्स लाना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट था। तो याद रखो POL जो लैंग्वेज है वो बाद में, वो पहले आई, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, वही हम लोग देखेंगे। एडवांटेज POL का फायदा क्या हुआ, POL का नुकसान क्या हुआ, ये 2 चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी दिखा एप्लीकेशन ऑफ उप्स। एप्लीकेशन ऑफ उप्स में हम लोग क्या सीखेंगे कि भाई उप्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उप्स से क्या क्या फायदे हैं। मतलब एग्जांपल ले लो, अगर हमारे सामने पानी है तो क्या क्या फायदे हैं, हम नहा सकते हैं, हम धो सकते हैं, हम पी सकते हैं, सब बहुत सारी चीजें हैं। धो सकते हैं मतलब कपड़ा वपड़ा धो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ उप्स है, मतलब ये उप्स लेके हम लोग क्या क्या फायदे कर सकते हैं, समझ में आया। तो उप्स से क्या क्या फायदा है, कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, कैसा काम कर रहा है करके बताऊंगा। बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ उप्स। चलो उप्स तो है, लेकिन उप्स के अंदर क्या क्या है, उप्स तुम काम करोगे, उप्स के अंदर कौन से कंसेप्ट बैठे। तो याद रखो कंसेप्ट में तुम्हारा एक आ जाता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, अगर रफ देखो थियरी में तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन तुमको रफ आइडिया देता हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज जो हमको दिखती है, जिसका कुछ कलर या कुछ शेप होगा, कुछ डिजाइन होगा, और उसका कुछ बिहेवियर होगा, मतलब उसका कुछ एक्शन होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कार एक ऑब्जेक्ट है, हमको दिख रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, स्पीड कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, ये उसका बिहेवियर होगा, समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्लास मतलब ग्रुप ऑफ, क्लास को अगर कोई पूछे क्लास क्या है, सेकंड टॉपिक है तुम्हारा क्लास, तो बोलेंगे एक ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप होना चाहिए उसके अंदर, क्लास के अंदर ग्रुप बैठता है। कौन सा ग्रुप बैठता है, जैसे समझ लो तुम वेरिएबल बैठता है, वेरिएबल का ग्रुप बैठेगा, मेथड्स का ग्रुप बैठेगा, और कुछ ब्लॉक्स का ग्रुप बैठता है।
क्लियर है? जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा भाई फिश टैंक है मेरे घर में, तो फिश टैंक में किसका ग्रुप बैठेगा? मच्छी का ग्रुप बैठेगा, पानी रहेगा उसके अंदर, मतलब कुछ एकदम कुछ ना कुछ इसमें एडेड है ना टैंक के अंदर। तो मान के चलो टैंक तुम्हारा क्लास हो गया, ग्रुप में तुम्हारा आ गया मछली, पानी, पत्थर, जो भी तुम डालते हो, समझ में आ गया? ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? क्लासेस। तो क्लासेस में समझ लो एक ग्रुप है, किसका ग्रुप रहेगा? वो वेरिएबल्स और मेथड्स का, फंक्शंस का। मेथड और फंक्शन एक ही चीज है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। तो देखो ये दोनों टॉपिक एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन मिलता जुलता टाइप टॉपिक है। एक में इंफॉर्मेशन को बाइंडिंग किया जाता है, एक में इंफॉर्मेशन को सेफ रख के यूज किया जाता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा, हो सके तो इसका डिफरेंस भी डाल दूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? वो भी आ जाएगा क्वेश्चन में। कभी कभी क्लास टीचर सोचते रहेगी, प्रोफेसर सोचते रहेंगे भाई इसका भी चलो डिफरेंशिएट दे देते, 5 मार्क का डाल देते एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है। 5 मार्क का तो नहीं, 7 मार्क का तो आ ही जाएगा। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मतलब भाई ऊपर की प्रॉपर्टी, मतलब मेरे ऊपर कौन? मेरे पेरेंट्स। तो मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मैं एक्सेस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस। तो कोई पूछेगा इनहेरिटेंस क्या है? बोलेंगे भाई पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा। अब पेरेंट क्लास को हम लोग सुपर, मतलब पेरेंट्स को हम लोग सुपर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमसे ऊपर है, इसके लिए वो सुपर है, समझ में आया? अब हम उनके बेस है, हम हो जाते हैं डिराइव। हम क्या हो जाएंगे? उनके डिराइव। तो पेरेंट्स क्या है, सुपर क्या है, बेस क्या है, डिराइव क्या है, चाइल्ड क्या है, सब समझेगा तुमको। थियरी में भी मैं लिख के दिया हूँ, प्रॉपरली तुम लोग कर सकते हैं। इसके 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 5। सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, ठीक है, हाइब्रिड और मल्टी लेवल। ये 5 टाइप है। 5 टाइप हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन इन मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वन इन मैनी फॉर्म। जैसे एग्जांपल, ये मार्कर लिखने का काम किया, और देखो यहाँ खुजा रहा हूँ। दूसरा काम किया, खुजाने का काम किया। किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, किसी के लिए गिफ्ट बन गया, तीसरा काम हो गया। मतलब एक चीज बाकी अलग अलग तरीके से काम कर रही है, इसको बोलते हैं वन इन मैनी फॉर्म। समझ में आया? तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक वीमेन है, एक औरत है, वो किसी की माँ बन सकती है, या किसी की वाइफ बन सकती है, या किसी के लिए एम्प्लॉय होगी, या किसी की बेटी होगी। अलग अलग एक ही औरत 4-5 जगह का रोल कर रही है कि नहीं कर रही है? और वो किसी की माँ है तो किसी की बेटी का रोल नहीं करेगी। जिधर माँ है वो माँ ही रहेगी, जिधर एम्प्लॉय हो एम्प्लॉय रहेगी। बात समझ में आ गया? तो पॉलीमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं। डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग क्या है? अगर तुम पॉलीमॉर्फिज्म समझ लो, एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन समझ लो, तुमको ये भी समझ में आ जाएगा डायनामिक बाइंडिंग। क्लियर है? अब लास्ट आ जाता है मैसेज पासिंग। एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट मैसेज पास करता है, उसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। क्लियर है? बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। अभी इसके अंदर भी कुछ पार्ट है, जैसा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है, क्या है क्या नहीं, सब सारी चीजें समझेंगे एक से एक तो एक करके। अब यहाँ पे मैं बार बार आपको स्क्रीन पे नहीं दिखूंगा, अब डायरेक्ट मैं आप लोगों को कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा। सारी चीजें जितना भी है इसके ऊपर मैं आपको थियरी दिया हूं। तो याद रखो फर्स्ट चैप्टर पूरा थियरी से भरा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। क्लियर है? ये फर्स्ट चैप्टर आप लोग समझ लो। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरी थियरी ले लूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब थियरी देखो करते टाइम ना थोड़ा ऊपर नीचे अगर जबान लड़खड़ा आ गए तो तुम लोग समझ के ले लेने का, हार्ड लगे तो थोड़ा इंतजार करना। आगे जब तुमको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाते रहूंगा तब थियरी और आसान होते रहेगी। तो आगे भी तुमको नोट्स मिलेगा। ये टाइम दोनों मॉड्यूल में नोट्स रहेगा। क्लियर है? अभी चलते थियरी की तरफ आगे बढ़ते अपन। तो जनता देखो अभी यहाँ पे तुम लोगों को मैं थियरी पार्ट पूरा समझाता हूँ। व्हाट इज प्रोसीजर लैंग्वेज, जो भी हम लोग ने सीखे सिलेबस का क्या है, अब सारा फंडा मैं यहाँ पे देखो तुमको थियरी में देता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, जितना भी कोड आएगा या जितना भी तुम्हारे को क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसीजर लैंग्वेज। अ प्रोसीजर लैंग्वेज इज ए सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज सेट ऑफ फंक्शंस। समझ में आया? जैसा सी लैंग्वेज है, सी प्लस, वैसी ये भी लैंग्वेज थी। फंक्शंस है, इसके पास स्टेटमेंट्स है, इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करके कोई एक टास्क को परफॉर्म करना होता था। तो ये तुम्हारा बेसिक सा पहला लाइन था। ठीक है? अगर आप लोग इसको रीड ही करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इन जनरल प्रोसीजर लैंग्वेज इज यूज टू स्पेसिफाई द स्टेप्स दैट द कंप्यूटर टेक्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर कुछ स्टेप्स लेता था जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसा ये हम लोग यहाँ पे देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बेसिक, सी, फ्रंट एंड, जावा, फिर पास्कल, ये सारी लैंग्वेजेस है जो कंप्यूटर प्रोसीजर लैंग्वेज इंक्लूड करती, मतलब रहती थी इनके पास। तो टू क्रिएट प्रोग्राम्स दे यूज़ वेरिएबल्स आप लोग को पता है, इफ एल्स वगैरह तुम लोग यूज़ करोगे कंडीशन स्टेटमेंट में, और फंक्शंस वगैरह होते थे। इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, एक मिनट को मैं। हाँ, फंक्शंस, ये तीनों चीज़ पता आपको सी लैंग्वेज में आप लोग सीखे हो, नहीं सीखे तो मेरा आप लोग वीडियो देख लेना, सी लैंग्वेज का पूरा प्रॉपर बना के रखा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती थी प्रोसीजर लैंग्वेज में। ठीक है? तो व्हाट इज़ प्रोसीजर लैंग्वेज आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो समझ गया प्रोसीजर लैंग्वेज। अभी देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है।
एडवांटेज देखो, मैं तुम लोग को ऊपर ऊपर का जो सब टॉपिक है वो बता दूंगा। इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो प्रोग्रामर्स होते थे उनको एकदम मल्टीपल लाइंस कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी प्रोसीजर लैंग्वेज में, बहुत सिंपल होता था समझने के लिए। तो प्रोग्रामर्स नो नीड टू राइट मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड, समझ में आया। दूसरा है रीयूजेबिलिटी, तो जो कोड अगर हम लोग लिखते थे इसमें हम लोग इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, समझ में आया। थर्ड वाला पॉइंट है मॉड्यूलैरिटी, ये क्या करता था, प्रोग्राम को ना डिवाइड करता था फंक्शन में, छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करता था, समझे। मेमोरी भी अलग होती थी इसकी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रखता था, बहुत सिंपल है। चौथा है स्पेसिफिकेशन, जो एल्गोरिदम बनता था ये समझता था हर प्रोग्रामर को कि भाई हम लोग क्या इसमें करने वाले, कोड में क्या होने वाला है, ये समझता था हर प्रोग्रामर को, अंडरस्टैंडेबल था, क्लियर है, एंड मेक्स इट अंडरस्टैंडेबल बाय ए प्रोग्रामर। उसके बाद एक आता है टॉप डाउन अप्रोच, देखो तुम्हारे सामने टॉप डाउन अप्रोच, ये कैसा होता था इसका कोड, टॉप से लिखो बॉटम तक जाएगा, बॉटम डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच इसके लिए बोला जाता है, क्लियर है। अभी एक और यहाँ पे देखो एडवांटेज है लास्ट वाला, वर्सटाइल, जो लास्ट वाला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक मिनट को उसको सही कर लो, हाँ वर्सटाइल। तो यहाँ पे क्या होता था, प्रोसीजर लैंग्वेज बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट जितने भी होते थे अलग अलग यूज़ के लिए काम आता था। जैसे एग्जांपल ले लो, एक चम्मच है, हम लोग को समझो मीठा खाने काम आ रहा है, तीखा खाने काम आ रहा है, ऐसा अलग अलग चीज़ें खाने काम आ रही है। वैसे ये लैंग्वेज भी ना हम लोग को अलग अलग छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, वेबसाइट्स बनाई, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए काम आती थी, क्लियर है। तो इजी टू अंडरस्टैंड, रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलैरिटी, स्पेसिफिकेशन, मॉड्यूलैरिटी, सिंप्लीफिकेशन, टॉप डाउन अप्रोच, वर्सटाइल, ये 5 से 6 पॉइंट है। ये है मेरा सिंप्लीफिकेशन, और ये टॉप डाउन अप्रोच, और ये वर्सटाइल लास्ट वाला। तो देखो ये पूरा थियरी है, व्हाट इज़ प्रोसीजर लैंग्वेज आएगा, एक्सप्लेन द एडवांटेज आएगा। तो आप लोग सेम लिखो, आपको पूरा 5 में से 5 मार्क, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मिलेगा, 7 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा 7 में से 7 मिलेगा। तो एडवांटेज हम लोग ने देख लिए, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे होता है क्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो जल्दी से, मैं आप लोग को डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। C++ में अगर कुछ भी पूछा गया थियरी पार्ट तो आप लोग इसमें से ही देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अभी डिसएडवांटेज की बात आई है, तो डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है प्रोसीजर लैंग्वेज के। तो देखो, वन कांट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो देखो बहुत सारी चीज़ें बनाने को, तो हर प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हो सकती थी, ये बताने का मतलब वही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देखो, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा कैन नॉट बी परफॉर्म। अभी देखो कांट बी परफॉर्म, मतलब यहाँ पे 3 चीज़ है, ये पिलर है ऊप्स लैंग्वेज के, तो ऊप्स लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह को। तो ये PL सपोर्ट नहीं करेगा, प्रोसीजर लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करेगा। इट इज़ लेस सिक्योर एंड देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा, तो जैसा ऊप्स कंसेप्ट में सिक्योरिटी है, प्राइवेट कीवर्ड है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है, सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर नहीं है, इसके लिए इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। इट्स सीमेंटिक्स का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सिम्बॉल्स, अ टफ एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल ले लो, डॉलर सिंबल हो गया, डॉलर सिंबल हम लोग को C++ में समझ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ सिम्बॉल्स होते हैं जो थोड़ा टफ गिरते हैं हमको समझने में, तो इसके लिए सीमेंटिक्स मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। लास्ट वाला क्या, इट रिटर्न्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप्स एंड अलाउड वैल्यूज़, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स ही है और वैल्यू भी उसकी फिक्स होती है। जैसा एग्जांपल ले लो कांस्टेंट वैल्यू, जैसा कांस्टेंट वैल्यू बदल नहीं सकते, वैसे यहाँ पर भी यहाँ पे कुछ फिक्स रेस्ट्रिक्टेड डेटा टाइप्स के साथ वैल्यू होती थी, क्लियर है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा जाएगा, व्हाट इज़ PL SQL, एक्सप्लेन एडवांटेज, व्हाट इज़ PL मतलब प्रोसीजर लैंग्वेज, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप लोग को ये लिखना है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जनता देखो एक नया क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ ऊप्स। ऊप्स का एप्लीकेशंस क्या होता है, मतलब बेसिकली बताओ तो ऊप्स तुम्हारा कहाँ कहाँ काम आता है। ऊप्स वही है तुम्हारा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन वगैरह। तो एप्लीकेशन ऑफ ऊप्स, रियल टाइम सिस्टम डिज़ाइन, तो जो भी तुम लोग हम लोग जो दुनिया में डे टू डे एक्टिविटी में डिज़ाइन देख रहे हैं उस वहाँ पर ये तुम्हारा ऊप्स काम आएगा, ठीक है। रियल टाइम सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स विच मेक इट डिफिकल्ट टू बिल्ड देम। ऊप्स टेक्निक्स मेक इट ईजियर टू हैंडल दोज कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब रियल टाइम जो जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सब सारा इसमें आ जाता है। हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया, देखो आज की तारीख में हाइपर टेक्स्ट मतलब जिससे हम लोग चैट्स वगैरह करते हैं, और मीडिया मतलब जिसमें चैट्स वगैरह भेजते हैं मीडिया फॉर्मेट में, ठीक है, जैसा इमेजेस, वीडियो, ये सारा एडिटिंग करने के लिए, सारा चीज़ के लिए काम करता है हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स ऑल्सो हेल्प इन लेइंग द फ्रेमवर्क फॉर हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। बहुत सिंपल वे में तुम लोग को लिखना है, ठीक है।
तीसरा देखो AI एक्सपर्ट सिस्टम, तीसरा कौन सा है, AI एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये अभी AI का ज़माना, तो तुम लोग को मालूम पड़ गया जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो कौन सॉल्व कर रहा है, कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है विदाउट यूजिंग ह्यूमन ब्रेन। अगर इंसान का दिमाग नहीं भी लग रहा इतना वहाँ तक कंप्यूटर पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो उप्स कॉन्सेप्ट उसमें भी काम कर रहा है, AI वगैरह में भी उप्स कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। फिर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, दिस इंक्लूड फॉर्मल एज वेल इनफॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट प्राइमरी कंसर्न विद इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम पीपल इनसाइड द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो एक कंपनी में लोग बाहर वाले भी और अंदर वाले लोग से एक दूसरे से कनेक्शन होना है, जैसा क्लाइंट है, तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट आगे चलता रहे, मतलब तुम्हारा रिलेशन आगे मेंटेन रहे, इसके लिए भी ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब ये सारे टूल्स भी ये पूरा उस कॉन्सेप्ट बना के लेता है। क्लियर है, इसको चारों पॉइंट को रीड करो, इजी है, तुमको ऐसी समझ में आ जाएगा। तो एक होता है हाइपरटेक्स्ट, AI एक्सपर्ट, ऑफिस ऑटोमेशन टूल। उसके बाद देख, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी तुम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हो, जो भी यहाँ पे हार्डवेयर वगैरह देखते हो, सब में GUI होता है। तो GUI होने से क्या होता है, तुमको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा जितना भी ग्राफिक्स बना सब कौन काम करेगा, इसके लिए उप्स काम करेगा। तो इसको रीड करो, आप लोग को समझ में आएगा। मैं रीड करके नहीं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, बट तुमको रीड करना है। तो इसमें ग्राफिक्स वगैरह में एक स्विंग करके कॉन्सेप्ट है जावा का, और एक C# का कौन सा है, विंडोज़ प्रेजेंटेशन का, C# में विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ये दोनों लाइब्रेरी, ये दोनों कंसेप्ट किसकी मदद से बना है, उप्स की मदद से बना है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो जो भी ये इन लोग को बनाया है सारा किसने बनाया है, उप्स कॉन्सेप्ट ने। उप्स पूछे तो क्या है, कोई बोलने का तो पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन ही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ये क्या बोला, देखो जितना भी डेटाबेसेस है सब एक दूसरे को कनेक्टेड है। ये कनेक्ट होने के लिए भी हम लोग को आइडेंटिटी चाहिए, मतलब सबका जोड़ना तोड़ना जितना भी है सब में कनेक्शन किसके मदद से हो रहा है, उप्स की मदद से हो रहा है। क्लियर है, बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मतलब ऑब्जेक्ट के साथ डेटाबेस कनेक्टेड है, बस ये समझ के चलो। अभी 2-3 सॉफ्टवेयर है छोटे छोटे, जैसे सिम, कैट, कैम, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ये भी सब कैसे बने हैं, सारे उप्स की मदद से बने। देखो उप्स कैन ऑल्सो भी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग एप्लीकेशंस एज इट अलाउज पीपल टू रिड्यूस द इफेक्ट इन्वॉल्व। फॉर इंस्टेंट इट कैन बी यूज फॉर डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट फॉर एंड फ्लो चार्ट्स। मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट ये बना रहा है कैड वगैरह, ये सारा कौन करके दे रहा है हमको, उप्स कॉन्सेप्ट ही करके दे रही है। उप्स मतलब इतना बेनिफिट है। अब लास्ट वाला अगर तुम लोग देखोगे पॉइंट, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी जितना भी हम लोग एंड्रॉयड वगैरह बना रहे हैं, iOS बना रहा है, आईफोन, ये सब किसकी मदद से हो रहा है, उप्स की मदद से तो हो रहा है। ठीक है, तो उप्स का कंसेप्ट जावा में भी लग रहा है। स्विफ्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, जैसा जावा एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं बोलूँगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आईफोन को डेवलप करती है। तो जावा से एंड्रॉयड डेवलप होता है, आईफोन से कौन डेवलप होता है, स्विफ्ट से क्या डेवलप होता है, आईफोन डेवलप होता है। समझ में आया, जावा बना एंड्रॉयड के लिए, समझ के चलो, स्विफ्ट बना है अपना iOS के लिए, आईफोन्स वगैरह के लिए। क्लियर है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ उप्स आएगा, तो आप लोग इतना सारा लिखना है। समझ में आया, तो इसमें कौन सा पार्ट आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिर इसके बाद कैड सिस्टम, सिम, कैड, कैम सिस्टम, ऐसा करके तुम लोग बता सकते हो। फिर लास्ट में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। तो जनता देखो एक नए क्वेश्चन के साथ, प्रिंसिपल ऑफ उप्स। प्रिंसिपल ऑफ उप्स क्या है, ये हम लोग पहले इसको समझेंगे। क्लियर है, तो देखो उप्स आया क्यों था C++ में, तो C++ में उप्स को लाने का मकसद ये था कि C++ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। पहला कंसेप्ट समझ के चलो, द मेन पर्पज ऑफ टू क्रिएट अ C++ लैंग्वेज इज टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ उप्स। तो उप्स को क्यों लाया गया C++ में, ताकि C++ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। जो C जहाँ पे रुका हुआ था, समझो C तुम्हारा कहाँ पर रुका हुआ था, स्ट्रक्चर यूनियन पे रुक गया था, उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने का हम लोग क्या लाए, उप्स लाए। उप्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस का मतलब कुछ नहीं होता है, बस ऐसा लगाया गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कुछ कुछ बच्चे सिस्टम बोलते हैं, कुछ कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला करो। तो देखो जितना भी है वर्ल्ड में चीज़ें, वो सारा किसके ऊपर निर्भर है, ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। एंड द उप्स एंड इट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो अगर कोई चीज़ दिखती है हमको, उसका कुछ शेप होगा, उसका कुछ साइज़ होगा, बराबर, और उसका कुछ एक्टिविटी होगा। मान लो पानी की बॉटल है, तो उसका शेप दिया रहेगा, उसका साइज़ दे रहेगा, और उसकी एक्टिविटी क्या, वो पानी भर के रखता है, उसका काम मतलब बिहेवियर में आता है। क्लियर है। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो, टीवी रखी हुई है, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग, उसकी साइज़, हाइट, वेट को हम लोग क्या बोल देंगे,
अपना ये बोल देंगे प्रॉपर्टीज़, और बिहेवियर क्या हो जाएगा कि भाई इसको चालू करो, बंद करो, आवाज़ कम करो, आवाज़ ज़्यादा करो। अच्छा, अगर आवाज़ ज़्यादा करूँगा, कम करूँगा, चेंज करूँगा, तो ये सारी चीज़ों से मेरे टीवी के स्क्रीन पे इफेक्ट होगा ना। इफेक्ट मतलब क्या, स्क्रीन ख़राब नहीं, मतलब स्पीकर कम होगा, फिर स्पीकर ज़्यादा होगा, जो टीवी है वो कम ज़्यादा होगी। कभी अगर मान लो कोई भूत की पिक्चर है तो ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, कभी कश्मीर का वीडियो देखेंगे तो वाइट स्क्रीन हो जाएगी। तो सारी चीज़ें चेंजेस हो रहा है। तो चेंजिंग द चैनल विल इफेक्ट इट्स प्रॉपर्टी। अगर मैं चैनल वगैरह बदलूंगा तो मेरी इसकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी इफेक्ट हो जाएगी टीवी की। वैसे ही उस कंसेप्ट भी है, बात समझ में आया? तो देखो मैंने साफ लिख के रखा, एक एक लाइन लिख के रखा इसके अंदर। वैसे ही इसके अंदर उप्स कंसेप्ट भी काम करता है। तो सिमिलरली थिंग्स हैपन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो सेम चीज़ कहाँ पर होती है, हमारे उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर चैनल चेंज करने के बाद। तो देखो उप्स के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो दैट ईच ऑब्जेक्ट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद इट। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और बिहेवियर लोग लेके चल रहे हैं जो क्लास के साथ डिफाइंड होती है। बस समझ में आया? तो उप्स कॉन्सेप्ट भी बहुत काम की चीज़ है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे से। अगर आप लोग उप्स सीख रहे हो, समझ लो आप लोग कुछ अच्छा बड़ा सीख रहे हो, वरना कुछ फ़ायदा नहीं तुम्हारा प्रोग्रामिंग लाइन में आगे बढ़ के। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद मैं यही प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैं अभी आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते, मैं तुमको बता दूँ कैसे काम करते हो। तो देखो सबसे पहला प्रिंसिपल जो आता है तुम्हारा, ये होता है क्लास। क्लास मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पहला चीज़ है क्लास। एक क्लास इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। देखो हम जिसको बना रहे हैं उसको बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। तो उसको हम बनाएंगे, उसका नाम देंगे, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे यूज़र डिफाइंड। कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, सारी चीज़ मैं आगे प्रोग्रामिंग कोड करके सिखाऊंगा। विच होल्ड्स, एक मिनट ना, विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन। तो क्लास अपने अंदर क्या रखता है, डेटा मेंबर रखता है और डेटा फंक्शन रखता है। अब डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन मतलब समझ के चलो एक स्टोरेज है। क्लास क्या है, एक स्टोरेज है। जैसे समझ लो क्लास फिश टैंक है। फिश टैंक अपने अंदर क्या रखेगा, मछली रखेगा और क्या रखेगा, पानी रखेगा। तो समझ लो डेटा मेंबर हो गया इसका मछली, पानी हो गया उसका डेटा फंक्शन, ऐसा समझ के चलो। तो बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ। अ C++ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए ही पूरा समझिए बना रहेगा C++। ब्लूप्रिंट मतलब देखो डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर बताएगा। तो बेसिक याद रखो, क्लास एक ग्रुप ऑफ समझ लो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, उसको बोलते हैं। क्लियर है? एग्जांपल देखो, अगर एक कार है, ठीक है, अब इसके अंदर कार का एट्रीब्यूट्स क्या रहेगा, देखो कलर हो गया, इंजन टाइप कौन सा इंजन चल रहा है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कार की। और कार का जो काम क्या है, स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, इसको रोकना पड़ेगा, एस्केलेटर देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ मेरे को कार में इसका बिहेवियर, मतलब जो फंक्शनैलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। और मेथड्स, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स मतलब उसका कलर, इंजन, ये सब होता है। एट्रीब्यूट्स मतलब तुम्हारा प्रॉपर्टीज़। तो देखो क्लास को कैसा बनाते हैं C++ में, बहुत ईजी है। क्लास कीवर्ड से बनाते हैं। कीवर्ड क्या है ये सब समझना। तो देखो सी प्रोग्रामिंग भी देख लो मेरा, कीवर्ड मतलब बने बनाए वर्ड्स पहले से जो C++ में पड़े हुए हैं। तो क्लास करके कीवर्ड पहले से था, उसके बाद में क्लास का नाम देने का। तो क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो आप लोग, सिंटैक्स है ये नीचे जो मैं बता रहा हूँ। फिर एक्सेस स्पेसिफायर लगाने का, मतलब क्या वो कार को पब्लिक चलाई, क्या मैं पर्सनल चलाऊँगा कि मेरे खाली घर वाले चलाए, ऐसा समझ के चलो। तो वहाँ पे एक एक्सेस स्पेसिफायर लगेगा। और बॉडी ऑफ द क्लास की मतलब इसके अंदर करना क्या है मुझे, समझ में आया? तो बॉडी ऑफ द क्लास, ये सारे इसके अंदर कोड। अभी सबको लगेगा सर ये कैसा रट्टा मारे, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखो इसका जब कोड स्टार्ट करूँगा तो पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक तुम्हारा पूरा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पूरा करके लूँगा मैं। टेंशन मतलब इसका स्क्रीनशॉट दो पहला। तो देखो यहाँ पे तुम लोग कीवर्ड देखे, यूज़र डिफाइंड डेटा, यूज़र डिफाइंड नेम देखो, क्लास मैंने बनाया, क्लास नेम कैसे सिंपल बना के रखा हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब वो क्या हो सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। मैं बताया ना ये प्राइवेट कार है क्या, पब्लिक कार है क्या, ऐसा करके। डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स होंगे, क्या होंगे ये, वेरिएबल्स। और मेंबर फंक्शन क्या होंगे, मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स, मतलब जो वेरिएबल्स रखे हुए उसको ये फंक्शन यूज़ करेगा। समझे, मेथड और फंक्शन सिंगल एक ही नाम है। क्लास नेम एंड्स विद ए सेमीकोलन। क्लास कहाँ से शुरू हो रहा है, करली ब्रेसेस से ओपन हो रहा है, और कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, इसको करली ब्रेसेस पे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन एंड में क्या लगेगा, सेमीकोलन। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी लिख के दे दिया हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एंड में क्या लगेगा, सेमीकोलन लगेगा। ये वही इमेज का स्क्रीनशॉट है, इसके लिए वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने नहीं बोला, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एक एग्जांपल दे दिया, क्लास डेमो पब्लिक A = 10। ए क्या डेटा मेंबर हो गया, और वर्ड इंट्रोड्यूस क्या हो गया मेरा, मेंबर फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मेंबर फंक्शन।
उसके अंदर मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, तो गिवन नंबर इज़ 10। ऐसे एक बस एक रैंडम सा मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो क्लास का नाम क्या बनाया मैंने, डेमो बनाया। देखो मैंने डेमो को हाईलाइट करके रखा हूँ, क्लास डेमो। अब देखो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब एक कहीं भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि एक है मेरा पब्लिक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर, इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ आप लोगों को क्या होता है। तो स्पेलिंग में थोड़ा हाथ टाइट हो जाता है कभी कभार सोच सोच के। और a इक्वल टू 10, तो डेटा मेंबर है, a क्या है मेरा डेटा मेंबर। तो वॉइड इंट्रोड्यूस करके एक मैंने फंक्शन बना दिया। आप लोगों को मैं नाम चाहे तो बदल के भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारी मतलब अपनी मर्ज़ी, नाम कुछ भी दे सकते हो डेटा मेंबर का। उसके बाद मैं एक फंक्शन हटा के मैं एक शो फंक्शन करके बना देता हूँ, शो फंक्शन बना देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे शो फंक्शन मैंने बना दिया। तो डिस्प्ले भी बना सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी। तो शो रखो, डिस्प्ले रखो, इंट्रोड्यूस, तुम्हारे मर्ज़ी के ऊपर नाम रहेगा। जैसा तुम्हारी कार है तो तुम कुछ भी नाम रख सकते हो ना कार का, समझ में, कुछ कार का नाम मतलब कोई भी ब्रांड की कार खरीद सकते हो वैसा। तो द गिवन नंबर इज़ 10। तो एक मैंने जस्ट एक रैंडम मैसेज पास किया। अगर तुमको ऐसा चाहिए कि द गिवन नंबर इज़ ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10 वैल्यू है, तो द गिवन नंबर इज़ ए के अंदर आएगा 10, तो आउटपुट में आ जाएगा द गिवन नंबर इज़ 10। समझ में आया। तो करली ब्रेसेस खुला, सेमी कोलन बंद हो गया। देखो सेमी कोलन से बंद हो गया। तो देखो द स्टार्टिंग वर्ड क्लास इज़ नोन एज कीवर्ड। जो क्लास हम लोग स्टार्टिंग में लिखे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीवर्ड बोलते हैं। पहले से बना बनाया वर्ड रखा हुआ है C++ में भी। एंड इट शुड बी ऑलवेज स्मॉल लेटर्स। देखो कीवर्ड्स जितने भी है सारे क्या केस सेंसिटिव है, इसको स्मॉल लेटर ही रखना रहेगा। केस सेंसिटिव मतलब जैसा लिखा है वैसे ही तुमको लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का, स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल नहीं करने का। एंडिंग ऑफ क्लास शुड बी विद सेमी कोलन। क्लास का एंडिंग कैसा होना चाहिए, करली ब्रेसेस से खुला तो करली ब्रेसेस में बंद होना चाहिए। इफ़ नॉट देन वी विल गेट एरर। अगर नहीं खोलोगे, नहीं करली ब्रेसेस से बंद करोगे सेमी कोलन लगा के, तो हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्लियर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझा रहेगा। तो वॉइड डिस्प्ले जो है मेरा क्या है, फंक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। तो जनता देखो तुम लोग जैसा क्लास देखे ना, वैसे ये एक नया है ऑब्जेक्ट्स। हो सके तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मौका मिले या ना मिले। तो ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। जैसे एग्जांपल तुम्हारा पेन हो गया, चेयर हो गया, कार हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, जो चीज़ हमको दिख रही है उसका कुछ शेप है, साइज़ है, कलर है और उसकी कुछ एक्टिविटी है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रखो। ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेट एंड बिहेवियर। यर स्टेट मीन्स डेटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। डेटा में तुम्हारा वही कलर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास। मतलब अगर तुमको क्लास इस्तेमाल करना है तो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसका मतलब वो है। ऑल द मेंबर ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स। तो जितना भी क्लास में मेरे फंक्शंस है, वेरिएबल्स है, किसकी मदद से सब होंगे, ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कैसा बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, क्लास का नाम लिखने का, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। जैसा एग्जांपल डेमो क्लास बनाया था इससे पहले मैंने, तो डेमो ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो एक्सेसिंग मेंबर एंड फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस मतलब डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो कोई भी डेटा अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग को डॉट लगेगा। क्या लगेगा, डॉट। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग ने वो फंक्शन बनाए और क्लास डेमो है, उसके अंदर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बना दिए डेमो ऑब्जेक्ट करके, ओबीजे। अगर मैं चाहता हूँ मैं शो फंक्शन को यूज़ करूँ, देखो इससे पहले मैंने बनाया था शो फंक्शन, तो मैं क्या लिख दूंगा, ओबीजे डॉट शो। देखो मेरा लास्ट लाइन क्या लिखा है, ओबीजे डॉट शो। अगर मान लो डिस्प्ले है तो ओबीजे डॉट डिस्प्ले। तो डिपेंड करता है मैं क्या नाम दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, क्या नाम दे रहा हूँ मेथड का। अभी फिलहाल थियरी वाइज इसको समझ के ले लो और इसको दिमाग में रखो। आगे आगे जब तुम लोग जाओगे पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो तुम लोग और डीप में समझ में आएगा। ये फर्स्ट चैप्टर था तो थियरी है, हालांकि इसको लास्ट चैप्टर होना चाहिए था बुक में, तो थोड़ा और मज़ा भी आती। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नया वाला टॉपिक बताता हूँ। तो देखो ये है तीसरा वाला, इनहेरिटेंस। आप लोग ने क्लास सीखे, ऑब्जेक्ट सीखे, इनहेरिटेंस सीखो। इनहेरिटेंस थोड़ा भी समझाने में बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि इसके टाइप्स भी है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या मालूम है, जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट समझो, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी तुम एक्सेस करोगे। उनकी प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा, तुम एक्सेस करोगे, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो वैसे ही यहाँ पर भी इनहेरिटेंस एक फीचर्स है C++ का, जहाँ पर दो क्लास होना ज़रूरी है और एक प्रॉपर्टी क्लास दूसरे प्रॉपर्टी की एक्सेस करेगा। मतलब टॉप क्लास की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा, बॉटम वाली क्लास। तो जो ऊपर वाली क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास जिसको बोलते हैं, उसको क्या क्या और बोलेंगे हम लोग, देखो पेरेंट क्लास बोलेंगे। एग्जिस्टिंग क्लास मतलब न्यू क्लास, उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे प्रोग्रामिंग भाषा में, पेरेंट क्लास।
बेस क्लास और सुपर क्लास। और जो नई क्लास जस्ट लेटेस्ट में बनी है, तो नया नया आया मतलब बेबी आया रहेगा, तो चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास और सब क्लास। तो बेस लिखा है तो डिराइव इसका उल्टा, सुपर लिखा है तो सब इसका उल्टा। बात समझ में आ गई? तो पेरेंट का उल्टा चाइल्ड, बेस का उल्टा डिराइव और सुपर का उल्टा सब। तो पहले से जो क्लास बनी है उसमें उसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग क्लास, और हम जो क्लास बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड क्लास, डिराइव क्लास या सब क्लास। समझ में आया? तो टोटल 2 क्लास लगती है ये परफॉर्म करने के लिए, इनहेरिटेंस। तो देखो अभी इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के ले लेना। 6 के 6 नाम याद रखना। इनहेरिटेंस हेल्प्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। एक क्लास से दूसरे क्लास का रिलेशन बनाने के लिए काम आता है। एनेबल्स कोड रीयूज, कोड को रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं दूसरे क्लास की मदद से। ये सारी चीज़ें होती है। नीचे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया हूँ। अगर बेस क्लास है एनिमल, तो एनिमल 2 काम करता है, तो खाता है और एक सोता है। अगर मैं बोल दूंगा डॉग एक नया क्लास है, तो डॉग खाता भी है सोता भी है, ठीक है। उसके एनिमल वाले प्रॉपर्टी से एक्सेस कर सकता है। अलग से वो बार्क करता है, मतलब भौंकता भी है। तो खाता सोता तो हम लोग को एनिमल की ज़ात से मालूम पड़ गया, मगर वो भौंक रहा है वो अलग से है। तो इसका मतलब कह रहा है डॉग 3 काम कर रहा है, खा रहा भी है, सो रहा भी और भूख भी रहा है। समझ में आया? तो बहुत इजी वे में एक एग्जांपल मैंने उठाया था इंटरनेट से। तो एनिमल तुम्हारा टॉप क्लास हो गया, मतलब सुपर क्लास, और चाइल्ड तुम्हारा क्लास कौन सा हो गया? डॉग हो गया। इसको तुम चाइल्ड क्लास बोलो या डिराइव क्लास बोलो। समझ में आया? तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हूँ, एक बेस क्लास है और दूसरा क्या है? डिराइव क्लास है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अभी इसका सिंटैक्स बताता हूँ, सिंटैक्स बताने के बाद इसका पूरा टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलो इसका सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो देखो, टू इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास यूज अ कोलन सिंबल। कोलन सिंबल ज़रूरी है, मतलब 2 क्लास का रिलेशन बताने के लिए क्या लगेगा मुझे? कोलन सिंबल। मतलब पेरेंट है तो उसका चाइल्ड, भाई ये इसका चाइल्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा मुझे? कोलन लगेगा। तो सिंटैक्स क्या देखो C++ में पहले तो क्लास का नाम लिखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद कोलन लगाएंगे, फिर एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक प्राइवेट ऐसा लिखेंगे, फिर इसके बाद जो नीचे ऊपर वाले क्लास का नाम लिखेंगे। जो टॉप क्लास है उसका मतलब है बेस क्लास। तो एक्सेस स्पेसिफायर मेरा पब्लिक वगैरह रहेगा, ठीक है। वो रेयर हद तक प्राइवेट, लेकिन वो सब नहीं करना, बस पब्लिक लगा के रखना ताकि सारी प्रॉपर्टी हम लोग इसकी एक्सेस कर सकें। और करली ब्रेसेस खुलेगा, करली ब्रेसेस बंद होगा, लास्ट में क्या लगेगा? सेमीकोलन, और अंदर बॉडी। बॉडी मतलब तुम्हारे इसके अंदर फंक्शन आ गए, वेरिएबल्स आ गए, तो जो भी चीज़ें तुम लिखोगे, जो भी तुम स्टेटमेंट्स लिखोगे, सारा इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आया? तो बॉडी वगैरह खाली ऐसा मैं रैंडम लिख के रखा हूँ, सिंटैक्स में आ गया। तो इसका चलो ऐसे ही लगे हाथ एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक मैंने बनाया क्लास चाइल्ड, मैंने बोला भाई एक चाइल्ड क्लास बना दे, और एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है? पेरेंट्स को। पेरेंट्स एक क्लास रैंडम है, क्लास बना दिया था पहले से, मतलब पेरेंट्स क्लास रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स को क्या रखूँगा मैं? पब्लिक रखूँगा। अच्छा, करली ब्रेसेस खोला, करली ब्रेसेस बंद हो रहा है, देखो अंदर क्या होना चाहिए? बॉडी। अच्छा, करली ब्रेसेस एक लाइन में भी बंद कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको अभी समझाने के लिए यहाँ पे मैं बताया हूँ। जब कोड वगैरह इसका स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, थोड़ा बहुत दिखा दूंगा इसमें कैसा काम करता है, तब हम लोग को क्या लगेगा यहाँ पे पूरा प्रॉपर तुमको समझ में आ जाएगा, करली ब्रेसेस वगैरह, सेमीकोलन वगैरह, ठीक है। अभी बस रैंडमली मैं कोड वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे थियरी में काम आ जाए। एक मिनट थोड़ा हटा दूँ। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे इसको समझते, ये सारी चीज़ समझ गई। बेसिक सा था, क्लास का नाम सेमीकोलन, वैसे चाइल्ड बना, फिर आगे एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक, बेस क्लास नेम मतलब पेरेंट्स। तो सिंटैक्स लिख दो प्रॉपर, 1 मार्क मिलेगा, और नीचे उसका एग्जांपल दिखा दो। ऐसे रैंडम नाम देंगे, चाइल्ड की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो क्लास क्या है? क्लास एक कीवर्ड है एक क्लास बनाने के लिए। डिराइव क्लास नेम मतलब क्या हो जाता है? वो जो क्लास जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह तुम्हारे क्या हो जाते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट इज टेकन एज डिफ़ॉल्ट, कुछ नहीं लिखोगे तो पे प्राइवेट कंसिडर करेगा। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो मतलब बहुत कम चीज़ें तुम पेरेंट की एक्सेस कर सकते हो। बेस क्लास नेम मतलब टॉप क्लास नेम, पेरेंट क्लास नेम। समझ में आया? तो पब्लिक वगैरह रखा करो उसको, ताकि सारी चीज़ें हम एक्सेस कर सके पेरेंट्स की। अभी देखो आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो सिंगल टाइप हो गया। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप्स इनहेरिटेंस के सपोर्ट कितने करता है? 5 टाइप को करता है। तो सबसे पहला तो आ जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या हो जाता है मालूम है? सिंगल इनहेरिटेंस में मिनिमम 2 क्लास चाहिए। एक तो पेरेंट क्लास रहेगी, दूसरी चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास मतलब तुम्हारी बेस क्लास, चाइल्ड डिराइव क्लास मतलब तुम्हारी चाइल्ड क्लास। तो ये दोनों कैसा हो जाता है मालूम है? एक दूसरे को कनेक्टेड रहेगा। कनेक्टेड कैसा रहेगा? कोलन पब्लिक वगैरह लगा के इनहेरिटेंस परफॉर्म करके। समझ में आया? तो चाइल्ड क्लास में सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा, किसकी? बेस क्लास की, जो टॉप वाली क्लास है। समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा था, सिंगल इनहेरिटेंस। एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
टाइप 2 पे आते। तो टाइप 2 देखो तुम लोग ध्यान से, टाइप 2 में मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है मालूम है, मिनिमम 3 क्लास होती है। कितनी क्लास होती है? मिनिमम 3 क्लास होती है, 2 बेस क्लास और एक डिराइव क्लास। देखो इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी रिक्वायर मिनिमम 3 क्लासेस। दिस टाइप हैज़ 2 पेरेंट क्लासेस, मतलब 2 पेरेंट होते हैं यहाँ पे और एक चाइल्ड क्लास होता है। इसका सारे का कोड करके मैं समझा दूंगा, बस थियरी समझने के लिए। तो टॉप में कौन रहेंगे? 2 बाप एक बेटा, ऐसा समझ के चलो, 2 पेरेंट और एक उनका बेटा। क्लियर है? तो तुम लोग इसका भी काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आगे सपोर्ट नहीं करता, बट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, C++ में सपोर्ट करेगा। अब आते हैं टाइप 3 के ऊपर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, ग्रैंडफादर फिर फादर फिर चाइल्ड, ये वाला प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कितनी क्लास लग रही है? मिनिमम 3 क्लास लग रही है, पहला पॉइंट लिख लो। तो यहाँ पे समझो ग्रैंडफादर है, वो सारी प्रॉपर्टी कौन एक्सेस करेगा? ग्रैंडफादर की, फादर कर रहा है। और फिर फादर की प्रॉपर्टी कौन एक्सेस कर रहा है? चाइल्ड कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड सारी प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की भी एक्सेस कर ही लेगा ना। तो देखो C किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा? B की, B एक ही करेगा। समझ में आया? बेस क्लास, इंटरमीडिएट क्लास और डिराइव क्लास, ये 3 चीज़ आप लोग समझ के चलो। ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड, ऐसे प्रोसेस में काम करेगा। क्लियर है? आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं आप लोग को अभी टाइप 4 बता दूंगा जो भी आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। तो देखो टाइप 4 में हायरार्किकल है, यहाँ पे मिनिमम 3 क्लास लगती है। देखो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे टोटल 4 क्लास, एनिमल लिखा हूँ, कैट लिखा हूँ, डॉग लिखा हूँ, काउ लिखा हूँ, डॉग लिखा हूँ, कैट लिखा हूँ। तो कोई भी 2 क्लास चलेगा इसमें, तो ज़रूरी नहीं 3 क्लास, 2 क्लास चलेगा नीचे। तो यहाँ पे होता है 1 पेरेंट 2 चाइल्ड। क्या होता है यहाँ पे? एक बेस क्लास होती है, 2 डिराइव क्लास होती है। समझ में? बेस क्लास मतलब ऊपर वाली क्लास। तो मिनिमम 3 क्लास में ये काम करेगा। क्लियर है? मतलब पेरेंट 2 बच्चों को हिसाब से बांटेगा जो भी चीज़ें रहेगी। तो अब यहाँ पे इसके 3 बच्चे हैं पेरेंट्स के, एनिमल के 3 है, कौन से टाइप के हैं? कैट, डॉग, काउ, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे समझ के ले लो इसको। नेक्स्ट वाले पार्ट में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये 5वां देखो, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर ऑफ मल्टीपल, सिंगल और हायरार्किकल और मल्टी लेवल, ये चारों का मिक्सचर मेरा हाइब्रिड है। समझ में आया? तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब देखो इसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेस क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव, मतलब डिराइव क्लास और बेस क्लास है यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो सिंगल लेवल भी बनेगा, मल्टी लेवल भी बनेगा, मल्टीपल भी बनेगा और हायरार्किकल भी बनेगा। समझ में आया? तो देखो कंबाइनिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस विल क्रिएट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हायरार्किकल को कंबाइन करो और मल्टीपल को करो, देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा? हाइब्रिड बन जाएगा। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर सिंटैक्स ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस देखो दूसरे लोग से कंबाइन हुआ है, इसके लिए इसका कोई पर्टिकुलर, इसका यहाँ पे कोई सिंटैक्स नहीं है। तो इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर सब टाइप्स को एकदम अच्छे से समझा देना, कैसा करना है कैसा नहीं करना है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो जनता देखो नया टॉपिक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा इनकैप्सुलेशन। ये टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म अभी आने वाला है और इनहेरिटेंस जो जा चुका है। तो अभी ये टॉपिक में एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन मैं दोनों कवर करता हूँ। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग ऑफ डेटा, डेटा को छुपाना, उसका मतलब क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड, एब्स्ट्रैक्शन हमका कैसे होगा? ऑटोमेटिक होता है। अगर हम लोग कोड को कहाँ पे लिखेंगे? क्लास और ऑब्जेक्ट के रिलेटेड लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट के तरीके से हम लोग कोड को लिखेंगे तो हम लोग का डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, ये समझ के चलो। कैसा होता है ये कोड वगैरह हम लोग सीखेंगे आगे चल के, आपको ऐसा बार बार प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, कोड में समझ जाएंगे। इट शोज़ ओनली इंपॉर्टेंट थिंग टू द यूज़र एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। देखो अब जैसा एग्जांपल ले लो, मुझे फ़ैन ऑन करना है तो मुझे वायर थोड़ी दिख रही है, इंटरनल पार्ट नहीं दिख रहा, मैं बस बटन चालू कर रहा हूँ, मेरा फ़ैन ऑन हो रहा है, अंदर का काम नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? वैसी ये चीज़ है। एब्स्ट्रैक्शन अलाउ यू टू फोकस ऑन व्हाट ऑन ऑब्जेक्ट डस। फ़ैन घूम रहा है, बस हमको ये फोकस करना है, कैसा घूम रहा है अपने को ये इतना दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में है? टीवी चालू हो रही है, हमको ये फोकस करना है, कैसा हो रही है अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ये खाली मुझको एब्स्ट्रैक्शन सिखाता है। इन C++ डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेसेस यूनिट नंबर 3 का है, तो ये आप लोग इतना ध्यान मत दो, फिलहाल थियरी समझ के ले लो, थोड़ा बहुत रट्टा भी मार लो यार। एंड दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिराइव क्लास, एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक था। तो वैसे अभी इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इज़ ए प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट। समझ लो एक कंटेनर है, उसके अंदर हम लोग मेथड और वेरिएबल को डाल के रखे, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।
व्हेन मेकिंग अ डेटा प्राइवेट, दिस डेटा आर यूज्ड विद इन द क्लास ओनली, नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो ये समझ के जो अगर डेटा हम लोग प्राइवेट बनाएंगे तो बाई यूजिंग द यूज विद इन द क्लास, अगर डेटा तुम्हारा प्राइवेट है तो कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको? क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्या उसको हम लोग बाहर यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो प्राइवेट कैसे बनाते, पब्लिक कैसे बनाते, सब चीज़ आप लोगों को मैं एकदम डिटेल में सिखा दूंगा। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, थियरी पार्ट था, इसके लिए आपको थियरी बेस पर समझा रहा हूँ। तो क्या कैप्सूल की गोली है, उसका इनकैप्सुलेशन का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। अंदर वेरिएबल है और मेथड है, सब एक साथ जकड़े हुए हैं। और पूरी चीज़ किसके अंदर जकड़ी हुई? क्लास के अंदर जकड़ी हुई है। तो क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले? वेरिएबल बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। यही चीज़ को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। समझ में आ गया रहेगा आप लोग को? क्लियर है? क्लियर कट है। व्हाट इज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन? एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग ऑफ डेटा और एनकैप्सुलेशन मतलब बाइंडिंग ऑफ डेटा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। तो यहाँ पे मैं तुम लोग के साथ अभी एक डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करता हूँ। हालांकि ये टॉपिक का नहीं है, बट कभी कभार कोई एनईपी के थ्रू कोई प्रोफेसर आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन? तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ और मेथड ऑफ गेनिंग द इन्फॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन से हम लोग को क्या मालूम पड़ जाएगा? भाई इन्फॉर्मेशन कैसे मिली करके। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है? मेथड ऑफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन। कैप्सूल है, कैप्सूल में कैसा मेथड और वेरिएबल का मैं इमेज बताया था, वो वाला काम कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉब्लम आर सॉल्व एट द डिज़ाइन और इंटरफेस। डिज़ाइन के टाइम प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इनकैप्सुलेशन में क्या बोलता है? प्रॉब्लम आर सॉल्व टू द इम्प्लीमेंटेशन लेवल। जब कोड वगैरह लिखेंगे, कुछ प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्लियर है? 2 पॉइंट। चलो अभी बात करते हैं आगे वाले पॉइंट के ऊपर। एब्स्ट्रैक्शन इज़ ए मेथड ऑफ हाइडिंग द अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। समझ में आया? इन अनवांटेड इन्फॉर्मेशन हाइड कर दे। सब वायर कहाँ से जा रहा है, हमका फ़ैन कैसे चालू हुआ, फ़ैन चालू हो गया तो वायर का कनेक्शन कैसा है, ये सब अनवांटेड इन्फॉर्मेशन था, समझ के चलो। वेरेस एनकैप्सुलेशन क्या है? मेथड है जो सिंगल एंटिटी में सबको जमा करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। क्लियर है? कैप्सूल है, प्रोटेक्ट कर रही है। 4th पॉइंट पे देखते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के जरिए हम लोग एक्सेस करेंगे। 1 मिनट को, ये लाइन ऊपर नीचे हो गई, इसको मैं थोड़ा सही कर दूँ एब्स्ट्रैक्शन वाले को। 1 मिनट। देखो नेक्स्ट पॉइंट देख लो, चलो जाने दो। द ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स, 1 मिनट को, ये वाला पॉइंट। इन एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेशन complexity are hidden using abstract classes and interfaces, while in encapsulation the data is hidden using method of getter and setter। देखो कंसेप्ट है C++ में getter setter का। इससे हमको क्या हो जाएगा? एनकैप्सुलेशन को काम करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। तो आते नेक्स्ट पॉइंट पे। द ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन आर इनकैप्सुलेटेड। मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हिडन होते हैं, सबका उनका काम हिडन होता है, बनता कैसा हमको मालूम नहीं, मगर एक ऑब्जेक्ट होता है जो काम करवाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? द ऑब्जेक्ट दैट रिजल्ट इन इनकैप्सुलेशन नीड नॉट टू बी एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर हिडन रहेगा तो हम लोग इसमें काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 6। तो अभी देखो पॉइंट 6। तो देखो एक नया टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसका इनहेरिटेंस था, एब्स्ट्रैक्शन था, इनकैप्सुलेशन था, एक पॉलीमॉर्फिज्म है। जल्दी जल्दी बताता था। पॉली का मतलब, पॉलीमॉर्फिज्म 2 पार्ट में डिवाइड है, पॉली और मॉर्फ्स। पॉली मतलब मैनी फॉर्म, मतलब वन इन मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वन इन मैनी फॉर्म इन ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड एक है, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। इन द सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। जैसे एग्जांपल ले लो तुम, अगर मेरे पास एक समझ के चलो, जैसा कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो एक आदमी है, वो किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, और किसी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या किसी का बेटा भी हो सकता है। ऐसा मतलब एक ही इंसान है लेकिन 4-5 फॉर्म में आ रहे, फादर वगैरह। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। एक ही बंदा डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन में आ जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? अगर एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय के साथ काम करेगा, अगर फादर है तो फादर के साथ काम करेगा, फादर की जगह एम्प्लॉय वाला रोल नहीं करेगा। क्लियर है? आप लोग हमारे को 1 मिनट ये हटा दूँ, 1 मिनट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे इसका डायग्राम वगैरह देखते हैं। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप्स कितना है? 2 टाइप है। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप का कोई पूछेगा तो बोलने का 2 टाइप। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एक छोटा सा मैंने ऐसा चार्ट बना के रखा हूँ। कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है, ये सारा चीज़ समझा दूंगा।
तो अगर मैं बोलूँ कंपाइल टाइम के अंदर भी दो चीज़ आती है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे ही हमारा रन टाइम में क्या आ जाएगा, वर्चुअल फंक्शन, मतलब ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग। वो क्या होता है अभी देखो, धीरे धीरे तुमको मैं थियरी में बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मैंने बनाया क्लास डेमो, खुली और यहाँ पे बंद हो गई, बराबर। एक मिनट पेन लेके तुम लोग को समझाता हूँ। क्लास डेमो यहाँ खुला, देखो यहाँ क्लास बंद हो गई तुम्हारी। एक फंक्शन खुला शो, देखो यहाँ पे बंद हो गया। सेम नाम देखो फंक्शन का यहाँ पे आया शो, यहाँ पे फिर बंद हो गया। मतलब एक क्लास में दो शो नाम के फंक्शन बने हुए, देखो एक शो दूसरा शो, समझ में आ रहा है। तो एक क्लास में दो शो नाम के बने। मैंने बोला ओबीजे शो अंदर दिया 10। तो देखो जो बेसिक जो शो वाला था और दूसरा जो फंक्शन है, पहला वाला क्या है, ब्रैकेट खाली है और दूसरा वाला ब्रैकेट भरा हुआ है। तो इंट ए वाला 10 पे जाएगा और नॉर्मल वॉइड शो वाला फर्स्ट वाले को कॉल करेगा। तो ये ऐसा दो फंक्शन बनाने का तरीका था, खाली पॉलीमॉर्फिज्म के वो बताना, फंक्शन ओवरलोडिंग में आप लोगों को बता रहा था। क्लियर है। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आउटपुट में आएगा और सिंगल पैरामीटर आउटपुट में आएगा, समझ में आया। तो थियरी पार्ट है, बच्चे लोग इतना प्रेशराइज नहीं होना, मैं इसका प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। आप लोग मेरे आगे का वीडियोस देख लेंगे ना, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें फिर से रिवर्स आके एक बार देख लेना, 2-10 मिनट में समझ में आ जाएगा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो उसका भी। तो जनता देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये टॉपिक आया है। अब इसके ऊपर बात करते थोड़ा डीप में। इसके अंदर दो चीज़ थी, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिलहाल देखते कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में, इसका एक और नाम है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। रेफर्स टू द कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहाँ का ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते थे सारे रन टाइम वगैरह में, ये सारी चीज़ों के लिए काम करता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करके तुमको नीचे बता दिया था कि कितने टाइप्स का होता है ये। तो बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, तो देखो फंक्शन का ओवरलोड होना पहला टॉपिक है, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब है एक नाम का बहुत सारा फंक्शन, उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा मिसाल ले लो, तुम्हारे क्लास में कोई इमरान नाम का बंदा है, 2 से 3 है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वहाँ पे इमरान ओवरलोडिंग। कोई अगर अंजलि नाम की लड़की है तो अंजलि ओवरलोडिंग, समझ में आया। तो वैसे यहाँ पे फंक्शन अगर सेम नाम का है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्लियर है। तो बहुत इजी वे में समझा दिया आप लोग को, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग को बताता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो जनता देखो दूसरा वाला क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग देख लिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से समझ में आ जाता है भाई फिर से यहाँ पे कोई चीज़, एक ही चीज़ 2-3 बार यूज़ हो रही है। जैसा ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है मैं तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ हूँ, मैं तुम लोग को ये साफ साफ बता देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। अगर मैं प्लस यूज़ करता हूँ, मैं लिखूँगा 2 + 2, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू में, देखो मैं यहाँ पे पूरा थियरी लिख के रखा हूँ, एक ही ऑपरेटर को बार बार यूज़ करना, इसको बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसा नीचे मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में तुम लोग को समझा दिया था, एक एग्जांपल देखे कि अगर मैं 2 + 2 करूँगा, मतलब ऑपरेटर को एडिशन करूँगा, मैक्स वगैरह में यूज़ करूँगा, तो मुझे वहाँ पे भी वो काम करेगा। और स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में भी काम करूँगा तो वहाँ पे भी वो काम करेगा। जैसा मैं लिखा हूँ होम + वर्क, तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा होमवर्क। बात समझ में आ रही है। वैसे वाले को भी ऑपरेटर काम करेगा। तो एक ऑपरेटर 2 जगह काम करेगा, इंटीजर में भी और स्ट्रिंग में भी। ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। समझ में आया। जहाँ एक ऑपरेटर 2 जगह काम करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बहुत आसान भाषा में समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अभी जो नया कंसेप्ट था ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का है, एक तो कंपाइल टाइम, दूसरा कौन सा, रन टाइम। रन टाइम मतलब फंक्शन ओवरराइडिंग आता है। मैंने वर्ड को पहले इस्तेमाल किया था, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग। ये पूरा कंसेप्ट मैं तुम लोग को 3rd यूनिट में पूरा आने वाला, मैं फिर से सिखा दूंगा। मतलब 3rd यूनिट मतलब मॉड्यूल 1 की लास्ट चैप्टर में कुछ आने वाला है ये। क्लियर है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। लेड बाइंडिंग और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इसका दूसरा नाम है। समझ में आया। कोई बोलेगा भाई लेड बाइंडिंग का मतलब क्या है, तो बोलने का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कोई पूछेगा डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, तो बोलने का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तीनों नाम मतलब सेम है। द फंक्शन कॉल इज़ रिजॉल्व एट रन टाइम, रन टाइम में पूरा काम करेगा। और ये क्या हो जाता है, कंपाइल टाइम में क्या हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म काम नहीं करेगा। रन टाइम में डिसाइड करेगा भाई क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट नहीं आना चाहिए। क्लियर है। बहुत आसान सा फंडा है। इसको सारे को आप लोग प्रॉपर आंसर पूरा दे के रखा हूँ मैं, फुल मार्क्स मिलेगा। जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कंसेप्ट समझाता हूँ मैं।
तो देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म छोटा डिस्टिंग्विश में लेके आ गया। कंपाइल टाइम मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म द कॉल इज रिजॉल्व बाय द कंपाइलर, कंपाइलर सॉल्व करेगा। फिर दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे, कॉल रिजॉल्व, कंपाइलर सॉल्व नहीं करेगा इसको, समझ रन टाइम को। इट इज़ नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड ओवरलोडिंग एज वेल एज। इट इज़ नोन एज डायनेमिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग एंड ओवर राइडिंग। 2 पॉइंट समझ में आ जा। इट इज़ अचीव बाय मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब तुम्हारा क्या हो गया, कंपाइल टाइम, और ये मेथड ओवर राइडिंग मतलब क्या हो जाएगा, रन टाइम। पॉइंटर्स और वर्चुअल फंक्शन वही हो गया मतलब। इनहेरिटेंस नॉट इन्वॉल्व, इनहेरिटेंस इसके अंदर काम नहीं करता है कंपाइल टाइम में। इनहेरिटेंस क्या है आगे भी देख लेंगे और प्रैक्टिकली, लेकिन रन टाइम में इनहेरिटेंस की होना ज़रूरी है, वरना ओवरराइडिंग काम ही नहीं करेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट देखो, इट प्रोवाइड्स फास्ट एग्जीक्यूशन बिकॉज द मेथड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज़ अर्ली एज द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में अर्ली काम होता है और यहाँ पर एग्जीक्यूट थोड़ा लेट होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइल टाइम। समझ में आया? इट प्रोवाइड्स स्लो एग्जीक्यूशन, समझ में आया? एक जगह फास्ट है, एक जगह स्लो है। तो सारे पॉइंट डिस्कस करके बता दो, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। अब ये छोटा सा टॉपिक था तुम्हारे सिलेबस का ही, बाइंडिंग, व्हाट इज़ बाइंडिंग करके। तो बाइंडिंग के कंसेप्ट था। तो सी प्लस प्लस रेफर्स, सी प्लस प्लस बाइंडिंग का तुम्हारे में पढ़ते अपन। इन सी प्लस प्लस बाइंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग ए फंक्शन कॉल टू द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन। एग्जाम्पल ले लो, मैं अगर अजय को बुला रहा हूँ तो अजय ही उठ के खड़ा होना चाहिए, समझ में? अगर मैं अजय मिश्रा बोला तो अजय मिश्रा ही खड़े होना चाहिए। विश्वकर्मा अगर कोई है क्लास में तो वो नहीं खड़े होना चाहिए। इसका मतलब ये है, तो जिसको हम बुला रहे हैं हम उसी को कॉल करेंगे। इसको क्या हम लोग बोलेंगे, बाइंडिंग। बाइंडिंग एंड ऑकर एट कंपाइल टाइम, समझ में आया? क्या तो रन टाइम, दोनों में कभी भी काम करेगा। क्लियर है? ये चीज़ मैं आप लोग को समझा दिया। तो टाइप्स देख लो जनता, बाइंडिंग के टाइप्स भी देख लो। 2 टाइप के बाइंडिंग होते हैं, एक स्टैटिक बाइंडिंग और एक डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक को अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, ये चीज़ समझ के ले लो। और एक कंपाइल टाइम में आता है, समझ में आ गया? तो अगर स्टैटिक अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम में आया तो डायनामिक लेट बाइंडिंग में आ जाएगा, लेट बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है? और ये रन टाइम का हिसाब हो जाएगा। तो दिस मीन्स दैट, स्टैटिक बाइंडिंग पढ़ रहा हूँ, दिस मीन्स दैट द फंक्शन ऑफ मेथड टू बी कॉल्ड इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन फेज एंड इट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। मतलब ये क्या होगा, कंपाइलेशन के टाइम में फंक्शन वगैरह को बुलाएंगे हम लोग और इसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी रन टाइम के टाइम पे। तो रन टाइम अलग है। रन टाइम में क्या हो रहा है, तुम ध्यान से देखो तो डायनेमिक बाइंडिंग ऑकर्स एट रन टाइम, द मेथड टू बी इन्वोक्ड इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो प्रोग्राम के टाइम पे होगा वो तुम्हारा रन टाइम में आ जाएगा, ठीक है? बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट टाइप। बोलने का मतलब यही है कि जब कोई फंक्शन कोई भी चीज़ रहेगी वो चेंज होगी तो रन टाइम में चेंज होगी, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं नया क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखो ये लास्ट टॉपिक है मैसेज पासिंग करके। मैसेज पासिंग चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। मैसेज पासिंग का मतलब ही हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। किसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। वेर वन ऑब्जेक्ट सेंड ए मैसेज टू अदर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज पास करा, उसको बोलेंगे मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग में ये बेसिक है। टू अनदर ऑब्जेक्ट तक तो देखे थे, टू इन्वोक इट्स बिहेवियर वाला, वही पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन वगैरह सब तुमको यूज़ करके लगाना है। एक बार रीड कर लो, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने भी इसको 3-4 वेबसाइट से इकट्ठा करके इसमें ले लिया हूँ। इन मैसेज पासिंग द फोकस इज ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इट रिस्पॉन्स। मतलब वही कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट को कैसा कैच करना है, उसको रिप्लाई क्या देना है, यही सारा चीज़ रहेगा। और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स है, एक है ऑब्जेक्ट्स, एक है मेथड्स और एक है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, समझ में? इनकैप्सुलेशन ग्रुप ऑफ डेटा समझ लो, मेथड, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। तो और एक आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन इन मैनी फॉर्म। तो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उस सेम मैसेज को अलग अलग तरीके से डिलीवर करेगा। तो एक बार रीड कर लो इसको। ये थियरी पार्ट वाइज इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट ये तुम्हारे कंसेप्ट में था, इसके लिए मैं तुमको समझाना ज़रूरी समझा। तो मैसेज पासिंग क्या होता है ये भी देख लो। ये उप्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये उप्स के अलग पार्ट है। उप्स के प्रिंसिपल पिलर्स अलग ही है, ये अलग चीज़ है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो को भी मैं कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, साथियों, ये वीडियो को लाइक करो, स्टूडेंट्स स्पेशली शेयर करो और इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दो, और ताकि मैं नए नए वीडियोस आप लोगों के पास लाते रहूँ। और इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाक देने से।
तो जनता देखो तो पूरा नोट्स दे दिया तुम लोगों को। अभी देखो जितना भी नोट्स था पहले चैप्टर का वो कंप्लीट कर दिया हूं। अभी टोटल और 3 चैप्टर है, मॉड्यूल 1 में 4 है, मॉड्यूल 2 में 4 है, टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर का नोट्स आएगा, प्रैक्टिकल आएगा, मैं आके सामने से समझाऊंगा भी यार। तो इसी के साथ पहला चैप्टर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। देखो बहुत मेहनत लगी थी वो चैप्टर बनाने में, आवाज डालने में बहुत सरदर्द हो जाता है, इसमें भी पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन तुम लोग के लिए, तुम लोग रात में मुझे कॉल मैसेज करते रहते हो, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहला तुम लोग जाओ मेरा स्क्रीनशॉट निकालो, वीडियोस को प्रॉपर्ली नोट्स में उतार लो, पढ़ लो। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आएगा तो इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिन इसी, चलो।